महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में जोर का झटका लगा है कांग्रेस को, क्योंकि वो कांग्रेस जो समझ रही थी कि अशोक चव्हाण के दम पर वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस का साथ छोड़ा जा चुका है अशोक चव्हाण की तरफ से। उन्होंने आज इस्तीफा दिया। माना जा रहा है कि इस इस्तीफे की खबर कांग्रेस को नहीं थी। उसके बाद कांग्रेस में महामंथन का दौर शुरू हुआ। एक तरह से माना जा रहा है कि अशोक चव्हाण आप कैसे अलग हो चुके हैं कांग्रेस से। अब एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कहा जाता है वो जहां जहां न्याय यात्रा करने जाते हैं उसके पहले उनके जो मुख्य चेहरे हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं। ये सिलसिला हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था। ममता बनर्जी अलग हो गई उनसे। उसके बाद बिहार में जाने के पहले नीतीश कुमार अलग हो गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश आते हैं, उसके पहले आरएलडी उनसे अलग हो जाती है। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को इसीलिए बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण का इस्तीफा हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है अशोक चव्हाण ने। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण जो एक लंबी पारी कांग्रेस के साथ उन्होंने खेली, 48 वर्षों तक वो साथ में रहे, वफादार माने जाते रहे, लेकिन इस बार किस तरह से पाला बदल लिया गया है, इसीलिए कांग्रेस में अब हड़कंप मच चुका है कि क्या होगा। उनके जो प्रमुख चेहरे हैं वो तो छोड़ करके पार्टी में जा रहे हैं, यानी अविश्वास कितना है वो तो जनता के सामने आ रहा है इस्तीफे की। लेकिन वजह क्या है ये नहीं बताई गई है अशोक चव्हाण की ओर से। माना जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद वो तुरंत वहां से निकल लेते हैं और कैसे अब कांग्रेस के ये बड़े लीडर्स, एक तरह से महाराष्ट्र में बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने ही कांग्रेस को किनारे कर दिया है। तो अशोक चव्हाण अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया हो, कांग्रेस से अलग राह चुन ली गई हो, बल्कि इसके पहले महाराष्ट्र में ही कांग्रेस को कैसे एक के बाद एक झटके लगे हैं वो जरिए मैं आपको बताती हूं। ये देखिए आप ये चेहरे देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पे आप देख रहे हैं मिलिंद देवड़ा को देख रहे हैं आप, वो भी अब साथ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो साथ छोड़ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और अकेले कौन रह जाएगा? अकेले रह जाएंगे खड़गे, ये माना जा रहा है। तो ये बड़ा झटका है महाराष्ट्र में कांग्रेस को, ये तीसरा बड़ा झटका लगा है जो एक एक करके सब पार्टी छोड़ रहे हैं। अशोक चव्हाण चले गए हैं, इसी के साथ मिलिंद देवड़ा चले गए हैं, तो बाबा सिद्दीकी भी अलग हो चुके हैं और इन सब का मानना है कि बीजेपी के साथ जाने में एक तरह से इनका फायदा हो सकता है। ऐसे संकेत माने जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं अशोक चव्हाण। तो देखिए अशोक चव्हाण ने तो कांग्रेस के साथ छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन चुनाव आते आते तक इंडी में कितने लोग बच जाएंगे सवाल तो ये है, क्योंकि आज एक बड़ा झटका लगा है इंडी गठबंधन को, क्योंकि आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। वो आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो आरएलडी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, वो कहां आ चुके हैं? जयंत चौधरी आ चुके हैं एनडीए में। जयंत चौधरी ने अब अपनी पार्टी का जो गठबंधन है वो एनडीए के साथ कर लिया है। जयंत के जाने से इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पश्चिम यूपी में आरएलडी की एक अच्छी पकड़ और इसका फायदा इंडी लेना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। जाट वोट बैंक पर आरएलडी का एक बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। ये जो सीटें ये स्ट्रांग होल्ड वाली मानी जाती हैं, और जो जयंत चौधरी है उनके पिता जो अजीत चौधरी हुआ करते थे, वो भी सोचिए उन्हीं सीटों पे अपनी एक अच्छी पकड़ मानते थे, और माना जा रहा है इसी सीटों का फायदा अब एनडीए लेने की कोशिश कर रही है। तो जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से एनडीए को क्या फायदा होगा, ये चलिए आपको बता देते हैं कि जयंत को क्यों लेकर के आई है एनडीए। 24 की जो लड़ाई है इसमें अपने आप को मजबूत तरह से स्थापित करने की कोशिश है। जाट समुदाय को साधने में मदद मिल सकती है, ये मानना है बीजेपी का और एनडीए का। तो यूपी के पश्चिमी जिलों में पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि वहां पे अच्छा होल्ड माना जाता है जयंत चौधरी का। यूपी में जाट प्रभावित जिलों में जो कद है वो बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। जयंत के जरिए हरियाणा को भी साधने की बीजेपी की कोशिश होगी। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, कई राज्यों में जो राज्य जाट है वो प्रभावी है, और उनके जरिए ही वोट पाने की कोशिश होगी। और यही एक फॉर्मूला है जो माना जा रहा है कि सेट किया है एनडीए ने। सियासत से अलग आज वो तस्वीर देखने को मिली जिसमें हिम्मत और हौसला बनता है हर भारतीय के लिए, जो कहीं पर भी रहे कैसे प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ खड़े हैं मुश्किल के दौर में, ये देखने को मिलता है। और आज की वो तस्वीर और वो खबर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो सीधे निकल कर आई है कतर से। सोचिए वो परिवार जिनके अपने जेल में थे, जिनको ये नहीं पता था कि क्या वो कभी लौटेंगे भारत या नहीं, वो अपनों से मिल पाएंगे या नहीं, आज वो बड़ी तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी कैसे संजीवनी बन करके सामने आए उन 8 भारतीयों के लिए जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, जो कतर में थे। वहां पर वो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और कैसे एक तरह से ये पूरी रिहाई की कहानी सामने आती है, और इसीलिए वहां जो लोग हैं वो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। देखिए जरा। हिप 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से
ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। आज का भारत, भारत माँ की किसी भी संतान का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। तो नए भारत की वो नई तस्वीर है जो बताती है कि हर तरफ जहां पर भी मुश्किल दौर में होंगे भारतीय, उनका साथ दिया जाएगा। देखिए ये आप 8 नाम देख रहे हैं, ये 8 चेहरे देख रहे हैं, ये 8 पूर्व सैनिक जो रिहा हुए हैं और अब उम्मीदें किसको लेकर जगी है? कुलभूषण जाधव को लेकर के, कि कुलभूषण जाधव को भी लेकर के आएंगे। सोचिए ये लंबी एक तरीके से कहे जद्दोजहद थी। 18 महीने तक ये लोग जेल में थे, लेकिन क्या कसूर था इनका? आखिर क्यों इनको जेल में डाला गया? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार की बड़ी जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत है ये। और आज जब पूर्व सैनिक आए, वापस लौटे, तो कैसे उनके घर में खुशियां थी, किस तरह से। ये देखिए ये लंबा इंतजार खत्म हुआ एक एक करके, जब बाहर आए ये वो चेहरे हैं। ये देखिए इनके परिवार जब इनको देख रहे होंगे तो कितने खुश होंगे। सोचिए इनको फांसी की सजा कतर की कोर्ट ने दी थी। कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई थी और इसके बाद एक तरह से कहे कि भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि पूरी तरह से एक मुमकिन हो पाए कि इनको भारत लाया जा पाए। लेकिन क्या हुआ था, क्यों गिरफ्तारी हुई थी, वो कौन से आरोप थे, वो तमाम बातें मैं आपको बताती हूं कि आखिर कतर की सरकार ने ये फैसला क्यों लिया था।